आइए, तब तक बहुत देर से आप जिनका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ रहे हैं हरिओम पवार। कुछ लोग मेरे सम्मान में खड़े हो गए हैं। कुछ लोग हमारी लोरियां सुनकर सो गए हैं। कई शहरों में कवि सम्मेलन इसलिए भी कराए जाते हैं कि साल में कम से कम एक दिन घर से बाहर आराम से सोने को मिल जाता है। जो सो रहे हैं वो इसका लाभ उठा रहे होंगे। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं श्री अशोक चक्रधर ने आपके बीच पढ़ी हैं। मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं, उसके बाद एक कविता पढ़ूंगा। अच्छी लगेगी तो एक और पढ़ूंगा, अच्छी नहीं लगेगी तो 4-5 पढ़ूंगा। ऐसी ही मेरी आदत है। शैल जी चले गए। शैल जी से मुझे कुछ बात करनी थी, जब वो आएंगे तभी करूंगा। हमारे कुछ नए खिलाड़ी जो अगली क्रिकेट की टीम में लिए जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, बाउंड्री लाइन के पार जा रहे हैं। ठीक, सुने 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं ऐसे। अभी अशोक भाई ने जहां बात खत्म की वहां से शुरू कर रहा हूं। विधेयक न्यायपालिका को डांटने लगे हैं। विधेयक न्यायपालिका को डांटने लगे हैं। साहिबानों केस का फसाना देख लीजिए। विधेयक न्यायपालिका को डांटने लगे हैं। साहिबानों केस का फसाना देख लीजिए। फेयरफैक्स की दुकान, राजा जी के गए प्राण, 21वीं सदी का निशाना देख लीजिए। फेयरफैक्स की दुकान, राजा जी के गए प्राण, 21वीं सदी का निशाना देख लीजिए। देश के चरित्र का विचित्र चित्र देखना है तो तिहाड़ वाला जेल खाना देख लीजिए। देश के चरित्र का विचित्र चित्र देखना है तो तिहाड़ वाला जेल खाना देख लीजिए। शोभू राजू जा रहे हैं, शोभू राजू आ रहे हैं, ये मिठाई खाने का बहाना देख लीजिए। शोभू राजू आ रहे हैं, शोभू राजू जा रहे हैं, ये मिठाई खाने का बहाना। 4 पंक्ति और पढ़ दे रहा हूं। आदरणीय आप बैठ जाएं तो मैं बड़ी कृपा। वैसे जब मैं किसी को इधर आते देखता हूं तो मुझे एक बात याद आ जाती है और मैं कह इसलिए देता हूं कि ऐसा हो ना जाए। एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने बहुत देर कविता पढ़ी, 2 लोग पीछे से लाठी लेके आए। वो घबराया, बोला मैं कविता पढ़नी बंद कर दूं क्या? वो दोनों लाठी वाले बोले नहीं नहीं, तुम पढ़ो कविता, तुमसे क्या कहें, तुम तो हमारे मेहमान हो। उस कमबख्त की तलाश कर रहे हैं हम लोग जो तुमको यहाँ बुला के लाया है। तो हाँ, ये प्रवीण छाजेड़ सुन रहा होगा। लेकिन प्रवीण छाजेड़ भाई ने जो शहर में एक आंदोलन शुरू किया है कवि सम्मेलनों का, वो बधाई के पात्र हैं। एक कविता मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं केवल अशोक चक्रधर का जो अच्छा प्रभाव पड़ गया था उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहा था, और वो इसलिए कर रहा था कि मैं किसी और की दीवार पर अपने पोस्टर कभी नहीं चिपकाता। मुझे अपनी जमीन तैयार करके अपनी फसलें बोने का अभ्यास है और यही प्रयास करना चाहता हूं। जब मैं बहुत छोटा था, बचपन में अपने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ता था, क्योंकि दून स्कूल में पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला। तब मेरे मास्टर जी ने एक गाना मुझे याद कराया था। वो आजकल भी आप रोज रेडियो टेलीविजन से सुनते हैं और आजकल तो अधिकतर सुनेंगे 15 अगस्त के आसपास। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम जन बुलबुलें हैं इसकी, और ये क्या क्या हमारा। उस क्या क्या का मुझे आज तक पता नहीं चला। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये जानकर बहुत खुश हुआ कि अच्छा हम सारे जहां में सबसे अच्छे मुल्क में पैदा हुए हैं। लेकिन जब और बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर के यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, तो मैंने ये सोचा कि देशभक्ति का और कोई काम तो हमसे हुआ नहीं, यही काम करके देख लो कि पता लगाओ देश कितना अच्छा है। तो मैं इस काम पे जुट गया। मैंने पता लगाया, सबसे अच्छी मुझे देश की पुलिस लगी। देश में भी गुजरात की पुलिस सबसे अच्छी मानी जाती है, गुजरात में भी अहमदाबाद की सबसे अच्छी मानी जाती है, और अहमदाबाद में भी वो लोग सर्वश्रेष्ठ हैं जो आज यहाँ ड्यूटी पर हों। ये बात मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि मुझे यहां से वापस जाना है।
और सुरक्षित जाना है। वो ये ना समझे कि मैं ये बात सच बोल रहा हूँ। कविता सुने बस, गाना आपको याद होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छाइयाँ मैं गिना रहा हूँ, जितनी मुझे पता लगी मैंने लिख दी, और भी बहुत होंगी, मुझे सूचित करना और लिख दूंगा। सुने, जहां जहां सुरक्षा कर्मी जब जिसको चाहे कर दें अंधा, जहां सुरक्षा कर्मी जब जिसको चाहे कर दें अंधा, और पुलिस के थाने ऐसे जैसे पंडों का धंधा। मुठभेड़ों के नाम पे हत्या होती है निर्दोषों की, चौराहों की मर्यादा है ठोकर में मदहोशों की। यहाँ वर्दियों की बाहों में अबला की चीखें गुम है, गांधी की नैतिकता वाली आंखों के आगे तम है। गांधी के सपनों का भारत कातिल है, हत्यारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक छंद पढ़ रहा हूं, जिन भगवान करे हैं कोई गरीब नहीं बैठा हो, लेकिन जिनके दिलों में गरीबों की झोपड़ी के लिए हमदर्दी का एक भी आंसू हो, मुझे दाद दें अगर आपको लगे कि मैं इस देश की झोपड़ी में पैदा हुआ, झोपड़ी के दर्द को गाने का हक रखकर आपके सामने कुछ बात कहने का प्रयास कर रहा हूं, आप तक पहुंचे तो दाद देना, सब लोग सुने। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, गर्मी सर्दी बरसातों में निर्धन मर जाएं तो क्या, गर्मी सर्दी बरसातों में निर्धन मर जाएं तो क्या, आमों की गुठली के आटे की रोटी खाएं तो क्या, आदिवासी भूखे नंगे पेड़ों की पत्ती खाएं, पगडंडी पर पैदा होकर फुटपाथों पर मर जाएं। हमने भूखी झोपड़ियों के आंगन भूख सहेजी है, लेकिन अपनी कला नाचने अमेरिका में भेजी है। जो भूखों से भीख मांग ले भारत वो बंजारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। गोदी में खेलती हैं, शंकर जयकिशन गुजराती हैं, आज पहली बार पता चला मुझे। कल्याण जी आनंद जी भी गुजरात के हैं, ये यहाँ के आपके संगीत की जानकारी से पता चला। कल्याण जी आनंद जी अहमदाबाद के रहे होंगे। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, गोदी में खेलती हैं इसकी हजार नदियां। खेल रही हैं मेरे मेरठ में आजकल, खूब खेल रही हैं, तब गा रहा हूं, सुने। और मेरे यहाँ सिख भाई बैठे हों तो आज स्वाधीनता के दिन एक बात कह रहा हूं, दर्द जिसको सारा देश भोग रहा वो कह रहा हूं, सुने। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, खूनी दंगों के जंगल ही जंगल जिसके आंगन में, खूनी दंगों के जंगल ही जंगल जिसके आंगन में, लाखों चोटें खाए बैठा है जो अपने दामन में, जिसके पूजा घर शामिल है होड़ों में हथियारों की, ईंटें भी रोती है मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों की, जिसका रोज तिरंगा अपने लोहू में संजाता है, बेटे का पिस्टल मां के ही सीने पर तन जाता है, भगत सिंह की धरती पर भी खालिस्तानी नारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जो आगे कह रहा हूं, कई दिन तक शर्म के साथ आपको ये बात याद रहेगी, आपको जानकर बहुत दुख होगा कि इस मुल्क में एक प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में यह स्वीकार किया है, इस बात को माना है कि वो लाशें, जो लाशें ऐसे परिवारों की होती हैं जिन परिवार वालों के पास लाशों का अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए भी पैसा नहीं होता, उन लाशों को बेचने का व्यापार बिहार सरकार करती है। और विधानसभा में स्वीकार की गई ये बात। इसलिए दुनिया की सबसे गंदी गाली जो मैंने आज तक सुनी वो है किसी को कफन चोर कह देना, लेकिन इस गाली से आगे बढ़ा ये मुल्क, ध्यान दें, सुने। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, कफन खसोटे तक भी हमसे बेशर्मी में हार गए, कफन खसोटे तक भी हमसे बेशर्मी में हार गए, भारत के मुर्दे भी बिक बिक कर सीमा के पार गए। हमने आडंबर ओढ़ा है धर्म कर्म के सायों का, पर दुनिया वालों के आगे मांस परोसा गायों का। यहाँ पुजारी भी बैठे हैं आंखों में नाखून लिए, कई ब्रह्मचारी फिरते हैं जेबों में कानून लिए, राम तेरी गंगा में ली है गंगा जल भी खारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ अभी भी इंसानों की बलि चढ़ाई जाती है,
यहाँ अभी भी इंसानों की बलि चढ़ाई जाती है, पत्थर की मूरत भी लोहू से नहलाई जाती है। इस भारत में दूध नहीं मिलता, मदिरा मिल जाती है, जुबां कली की घूंघट खुलने से पहले सिल जाती है। यहाँ किसी की शोक सभा में भी रैली कर लेते हैं, मर्यादा की गंगा रोजाना मैली कर लेते हैं। यहाँ रोज लाशें बनती हैं दुल्हन बिना दहेजों की, और रोज संख्या बढ़ जाती है आवारा सेजों की। बेबस नोची हुई कली का चकला यहाँ सहारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ बुद्धि तोली जाती है जाति के आधारों से, देश की नैया चलती है आरक्षण की पतिवारों से। यहाँ प्रतिभा तोड़ रही है कुर्सी की गद्दारी से, और योग्यता टूट रही है कुर्सी की गद्दारी। ये बात मैं भूल गया थोड़ा सा, अगला छंद कहना चाहता हूं। इस देश की हिंदी की सबसे बड़ी गरिमा को इस देश के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गाली देने का दुस्साहस किया था। वो संदर्भ आप जानते होंगे। अंतिम दो छंद जिनके लिए मैंने कविता लिखी है वो सुने। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, रोज कलम की आजादी पर प्रतिबंधों की धमकी है, अखबारों पर प्रतिबंधों के अनुबंधों की धमकी है। यहाँ जुबां को सत्ता की दरबारी गाना पड़ता है, खुददारों को चापलूस को शीश झुकाना पड़ता है। यहाँ बुद्धिजीवी की गिनती होती है लाचारों में, तुलसी सूर कबीरा मीरा गाते हैं बाजारों में। यहाँ महादेवी तक को भी कुर्सी ने दुत्कारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा। और अंतिम छंद की अंतिम एक पंक्ति, 15 अगस्त के दिन एक उस सपूत को याद कर रहा हूं जो 23 जनवरी के दिन कलकत्ता की धरती पर पैदा हुआ, लेकिन उसको ना सत्ता याद करती है ना जन्मदिन मनाती है। उस सपूत के लिए समर्पित मेरी पीढ़ी के खून के अभिव्यक्ति अंतिम एक पंक्ति पर दाद चाहूंगा यहां बैठे सब लोगों के। आपको लगे क्या स्वाधीनता के दिन हमको उस सपूत की याद करनी चाहिए। अंतिम एक पंक्ति को समर्पित है मेरी तमाम कविता। अंतिम बात सुन लें। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिल्ली का नर्तन करती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिल्ली का नर्तन करती है, और डाकुओं के आगे सरकार समर्पण करती है। यहाँ वंश की परंपरा को चमड़ डुलाया जाता है, भगत सिंह की कुर्बानी को रोज भुलाया जाता है। यहाँ महल के दीप जले हैं झोपड़ियों की सांसों पर, कोई शोक सभा नहीं होती मजदूरों की लाशों पर। इससे ज्यादा क्या बेशर्मी होगी। और इतिहास की यहाँ जयंती नहीं मनाई जाती कभी सुभाष की, यहाँ जयंती नहीं मनाई जाती। हाँ, मैं पूछने जा रहा था। हाँ, देखिए मुझे जिस कविता के लिए पर्चियां भी आई हैं, आवाज भी आ रही है दिल्ली के दरबार में, मेरी बात सुन लीजिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात टाल ही नहीं सकता क्योंकि कवि जनता की बात मानते हैं। आप लोग खड़े होने का कष्ट क्यों उठा रहे हैं? आप बैठ जाइए, कुर्सियां खाली हैं। देश में पहली बार मैं देख रहा हूं कि कुर्सियां अधिक हैं, बैठने वाले कम हैं। वरना देश की समस्या ये हो कि बैठने वाले अधिक होते हैं, कुर्सियां कम होती हैं। अहमदाबाद से लगता है कि देश ठीक होना आज 15 अगस्त से शुरू हो गया है। ये ज्यादा कुर्सियां देश के बहुत अच्छे सफल स्वस्थ हो जाने के परिणाम में है। दिल्ली दरबार कविता मैंने इंदिरा गांधी की सरकार की विसंगतियों पर लिखी थी, लेकिन आप मेरी बात का समर्थन करेंगे कि जो नेता हमारे बीच नहीं हो उसके बारे में कोई कविता हमको उनके बाद नहीं पढ़नी चाहिए। इस देश की मर्यादा, इस देश की सभ्यता संस्कृति हमें किसी उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहने की इजाजत नहीं देती जो आज हमारे बीच नहीं है। मैं अपने बारे में आज भी कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आती, कोई संकोच नहीं होता। हरिओम पंवार देश में उस कवि का नाम हुआ जिसने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ कविताएं लिखने के लिए इस देश की सबसे बड़ी नौकरी का आकर्षण छोड़कर आपातकाल में मीसा होगा। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मैंने कविता लिखी, और 15 अगस्त के दिन और नए राजकुमार की याद में तो शायद इंदिरा जी की याद आज कुछ ज्यादा आती होगी लोगों को। किसी बेटे की ये सबसे बड़ी सफलता होती है कि वो अपनी मां को याद कराए।
एक कविता पढ़ना चाहता हूं मैं, इंदिरा जी की हत्या के 2 दिन बाद मैंने लिखी थी। मेरे विनम्र निवेदन पर एक कविता सुन लें। मैं जनता को कविताएं सुनाने के लिए कभी निवेदन नहीं करता, लेकिन इस एक कविता को पिछले 2.5 साल से मैं निवेदन करके सुना रहा हूं, आपके बीच में सुनाना चाहता हूं। पंजाब के संदर्भ से जुड़ी है ये कविता, और आधी कविता पंजाब के संदर्भ में जो आज भी प्रासंगिक है उस बारे में बोलना चाहता हूं। इस रचना को आप सुन लीजिए बस। देखिए, जाने वालों से निवेदन है, या तो निकल जाएं या उठकर ना सोचें, सोचकर उठें, और पैरों से जाएं, मुंह से नहीं जाएं। ये बातें मुझे शैल जी आ गए हैं। शैल जी ने मुझे कहा था तू मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलता, तू मेरा शिष्य है, मेरे बेटे जैसा है, मेरी प्रशंसा में कुछ बोलना, ये मुझे कह के भेजा था। तो बस मैं यही कह सकता हूं शैलदा आपकी प्रशंसा में कि केवल आप देखिए इनको, कि केवल रंग का फर्क है, वरना इनमें और स्वर्गीय जगजीवन राम बाबू में क्या फर्क है। मुझे तो इन्होंने कुछ कहते मैं एक गंभीर कविता पढ़ना चाहता हूं, हम मुझसे जुड़िए, कृपया सुनिए। मैं और जो अगर ये टेलीविजन है तो इसके मतलब कि मैं सिर्फ एक ही कविता पढ़ रहा हूं, बाकी तो मेरे बारे में मेरी रीलें खींच खींच के राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान ही किया जाता है, कोई लाभ नहीं होता उससे। सुने, मैं लिखते लिखते रोया था, मैं भारी मन से गाता हूँ। मैं लिखते लिखते रोया था, मैं भारी मन से गाता हूँ। जो हिम शिखरों का फूल बनी, मैं उनको फूल चढ़ाता हूँ। मैंने उनके सिंहासन के विपरीत लिखा कविता गाई, मैंने उनके सिंहासन के विपरीत लिखा कविता गाई, लेकिन उनके ना रहने पर आंखें आंसू भर भर लाई। रह रह करके झकझोरेंगी ये यादें खूनी आंधी की, जैसे दोबारा से हत्या हो गई महात्मा गांधी की। जैसे पूरी कविता में इंदिरा के चरित्र पर मैंने केवल 4 लाइन बोली हैं। दुनिया का कोई भी इंदिरा गांधी का दुश्मन भी ये महसूस करे कि इंदिरा गांधी के बारे में कोई बात माने ना माने, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी। आपको ऐसा लगे कि इस बात में मतभेद नहीं हो सकता, तो मैं चाहूंगा यहां बैठे सब लोग मेरी बात का समर्थन करें, ताली बजाकर 4 पंक्ति कहना चाहता हूं, सुने। जैसे दोबारा से हत्या हो गई महात्मा गांधी की, वो पर्वत राजा की बेटी, वो पर्वत राजा की बेटी ऊंची हो गई हिमालय से, जिसने भारत ऊंचा माना सब धर्मों के देवालय से। भूगोल बदलने वाली वो इतिहास बदल कर चली गई, जिससे हर दुश्मन हार गया अपनों के हाथों चली गई। भूगोल बदलने वाली वो, भूगोल बदलने वाली वो इतिहास बदल कर चली गई, जिससे हर दुश्मन हार गया अपनों के हाथों चली गई। शातिर देशों की माटी ने ये ओछी मक्कारी की है, पर घर के ही जयचंदों ने भारत से गद्दारी की है, पर घर के ही जयचंदों ने भारत से गद्दारी की है। लंदन जाकर धमकी देना कायरता है, गद्दारी है। बीबीसी से धमकी देना कायरता है, गद्दारी है। हम और किसी को क्या रोएं, गोली अपनों ने मारी है। हम और किसी को क्या रोएं, गोली अपनों ने मारी है। हमने मुट्ठी भींची खोली, लेकिन गुस्से को पी डाला। हम कई समंदर रोए हैं, हमने पी है गम की हाला। हम हिंसा का बदला चाहे तो हिंसा में दे सकते थे, हम एक जान के बदले में उनकी जाने ले सकते थे, लेकिन हिंदू सिख भाई हैं ये पर पार्टी नीलाम न हो। केवल 2-4 कातिलों से पूरा मजहब बदनाम न हो, केवल 2-4 कातिलों से पूरा मजहब बदनाम न हो। जो धर्म किसी का कत्ल करे वो धर्म नहीं हो सकता है, गुरु नानक जी के बेटों का ये कर्म नहीं हो सकता है। सिख भी भारत के बेटे हैं, सबके सब तो चौहान नहीं, केवल मुट्ठी भर हत्यारे सरदारों की पहचान नहीं। इसलिए क्रोध के
के कारण जब बदले की खूनी हवा चली, संयम भटका बुद्धि सोई, जलने वाले थे गांव गली। जब कुछ लोगों की आंखों में बदले की हवा सवार हुई, तब हिंदू जाति आगे बढ़ सिखों की पहरेदार हुई। इंदिरा गांधी की जान गई, हम एक रहे पर पार्टी पर, उनके लोहू का कर्जा है पूरे भारत की माटी पर। और जो कहना चाहता था अब कह रहा हूं, पंजाब में जो हो रहा है आप रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं। एक बात, केवल एक बात 15 अगस्त के दिन यहां कह के जाने की हिम्मत कर रहा हूं कि राजीव गांधी केवल एक बार ये बात कहने की हिम्मत कर लें जो कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, तो कल से पंजाब की धरती पर कोई हादसा नहीं घटेगा। मैं जानता हूं जो मैं कह रहा हूं वो कहना आतंकवादियों की पिस्तौल की अंधी गोली के लिए अपने सीने, अपनी छाती को निमंत्रण देना है, लेकिन धरती के किसी बेटे को ये कहने की हिम्मत करनी चाहिए। कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, दाद देने की हिम्मत आप करना। इंदिरा जी नहीं रही है तो ये देश नहीं मर जाएगा, इंदिरा जी नहीं रही है तो ये देश नहीं मर जाएगा। कोई ना समझे कोई भारत के टुकड़े कर जाएगा। अब दिल्ली अमृतसर दोनों समझौते का सम्मान करें, सिख हिंदुस्तानी होने का जी भर भर कर अभिमान करें। अब कोई सपना ना देखे ये भूमि बांट ली जाएगी, जो खालिस्तान पुकारेगी वो जीभ काट ली जाएगी। अब कोई सपना ना देखे, अब कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी, जो खालिस्तान पुकारेंगी वो जीभ काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कहन नहीं होगा, लेकिन पल भर भी कोई भिंडर वाला सहन नहीं होगा, लेकिन पल भर भी कोई भिंडर वाला सहन नहीं होगा। हम सीमा पार उतर आए हैं सत्य सत्य सहने की, हम सीमा पार उतर आए हैं सत्य सत्य सहने की, इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की। जिनको भी मेरे भारत की धरती से प्यार नहीं होगा, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। धरती से अंबर से कहना, धरती से अंबर से कहना, हरताल समंदर से कहना, कहना करगिल की घाटी से, गुवाहाटी से चौपाटी से, खूनी पर पार्टी से कहना, दुश्मन की माटी से कहना, कहना लोभी नक्कालों से, जासूसी करने वालों से। जो मेरा आंगन तोड़ेंगी वो बाहें तोड़ दी जाएंगी, जो आंख उठेंगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएंगी, जो आंख उठेंगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएंगी। 47 का बंटवारा भी कोई मेरी पीढ़ी जो आजादी के बाद पैदा हुई बूढ़ों के सामने सवाल करती है, 15 अगस्त के दिन करती है। 47 का बंटवारा भी कोई अंधा रोश रहा होगा, 47 का बंटवारा भी कोई अंधा रोश रहा होगा। जिन्ना की भूख रही होगी गांधी का दोष रहा होगा, जो भूल हुई हमसे पहले वो भूल नहीं होने देंगे। हम 1 इंच भूमि भारत से अलग नहीं होने देंगे, हम 1 इंच भूमि भारत से अलग नहीं। एक पाकिस्तान दोस्त के नाम 6 पंक्ति पढ़ रहा हूं। अभी आए थे जयपुर में क्रिकेट का मैच देखना है, मेरी समझ में नहीं आया, मैंने खबर भेजी थी दिल्ली कि कोई उन तक मेरी बात पहुंचाए कि ये क्रिकेट किसका मैच देखने जयपुर आया है, इसके असली खिलाड़ी तो पंजाब में खेलते हैं। जिस आदमी के असली खिलाड़ी पंजाब में खेल रहे हैं वो जयपुर में किसका मैच देखने आए थे। उस दोस्त के नाम केवल एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। पाकिस्तान का 38 साल का चरित्र केवल एक पंक्ति में बोलता है, और अंतिम 6 पंक्तियां इस देश की मिट्टी की ओर से कह रहा हूं। अंतिम कविता का मेरा समर्पण सुने। हम 1 इंच भूमि भारत से अलग नहीं होने देंगे, जो सीमा पार पड़ोसी है। पाकिस्तान का 38 साल का चरित्र एक पंक्ति में सुने। जो सीमा पार पड़ोसी है उसको तो क्या समझाना है, जो सीमा पार पड़ोसी है उसको तो क्या समझाना है। वो बंटवारे का रोगी है उसका ये रोग पुराना है, वो बंटवारे का रोगी है उसका ये रोग पुराना है। लेकिन रावलपिंडी पहले अपने दामन में तो झांके, अपने घर का धुआं देखे मेरे आंगन में ना ताके। भारत में दखलंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा, रावलपिंडी लाहौर कराची तक भारत कहलाएगा, रावलपिंडी लाहौर।
दोस्तों देखिए ऐसा था, मुझसे जगदीश सोलंकी ने एक शर्त लगाई थी कि तू 2 कविता पढ़ के बैठना, तुझे लोग फिर नहीं बुलाएंगे। मैंने कहा था बुलाएंगे, तो मैं शर्त जीत गया हूं और इस जीत के लिए आपको बधाई देता हूं, क्योंकि इसमें आपने मेरा सहयोग किया है। मैं एक कविता और पढ़ना सुनिएगा। माचिस मेरी कविता नहीं है, माणिक वर्मा जी कविता है। ये माणिक वर्मा जी कविता है, मुझे याद नहीं है, वरना मैं उसे पढ़ देता। 5 बजे हो जाएगा। हाँ दिव्यांग इसके बाद निकाल सुनिए। हाँ सुनिए। एक घोषणा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे कि लायंस क्लब के पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री दिलीप भाई पारेख बैठे हैं श्रोता के रूप में। मंच की ओर से, कवियों की ओर से, लायंस क्लब की ओर से, चूंकि वो इतनी रात तक कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं, हरिओम पवार से मैं निवेदन करूंगा कि कवियों की ओर से वो इन्हें एक ये सम्मान समर्पित करें। श्री दिलीप भाई पारेख, जोर से एक बार कर्तव्य ध्वनि करें। और इन्हीं के हाथों आज सुबह ध्वजवंदन होगा, ये घोषणा की जा चुकी है। और मेरी तो, मैं बार बार दिव्यांग को कह रहा था, प्रवीण को कह रहा था कि सुबह के ध्वजवंदन की क्या बात है, घर जा कर के स्वप्न में ही ध्वजवंदन सबको कर लेने दो, लेकिन कोई नहीं मानता है। खैर, हरिओम पवार देश का वो शीर्षस्थ कवि। मैं 2 शब्द पहले कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक रचना और सुनाएगा, बड़े ध्यान से आप 2 लाइन सुन लीजिए। हरिओम पवार के लिए मैं कह रहा हूँ कि चिनगारियों में हुस्न नजर आ गया इसे, चिनगारियों में हुस्न नजर आ गया इसे, पत्थर तराशने का हुनर आ गया इसे। पत्थर तराशने की कला जो आदमी जानता हो, इससे बड़ी बात क्या होगी दोस्तों। आज देश के कवि सम्मेलनों को एक नया मोड़ देकर, नया रंग भरकर, पूरे हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों में जिस आदमी ने अपनी कीर्ति ध्वजा फहराई है, उस कवि का नाम है हरिओम पवार। और आज ये जितने कवि मंच पर बैठे हैं, मैं सच कह रहा हूं आपसे, एक साथ इतने कवि एक साथ इतने विशाल मंच पर इससे पहले कभी एकत्रित नहीं हुए। ये बहुत सौभाग्य की बात है। आप सबके सम्मान में, मेरे सहित, मैं भी हूं इनमें, एक 4 पंक्तियां मैं हरिओम पवार के सामने इसलिए सुनाना चाहता हूं कि इसने कह दिया था, मनोज जी कुछ पंक्तियां आप सुना दीजिए। आज देश के माहौल पर बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अभी बैठे बैठे अशोक चक्रधर जहां भी हो वो जरूर सुन लेगा, भाई संतोषानंद सुन लेगा, मंच पर सब बैठे सुन लेंगे। केवल 6 पंक्तियां आप सुन लीजिए जो अभी मैंने बैठ के लिखी है, आज की राजनीति पर, आज के देश की घटनाओं पर 6 पंक्तियां। कैसे कहा जाए कि इलेक्शन नहीं होता, पंक्तियां। कैसे कहा जाए कि इलेक्शन नहीं होता, बस ठीक आदमियों का सिलेक्शन नहीं होता, बस ठीक आदमियों का सिलेक्शन नहीं होता। कैसे कहा जाए कि इलेक्शन नहीं होता, बस ठीक आदमियों का सिलेक्शन नहीं होता। होता है 5 साल में एक बार सामना, फिर हमारा उनका कनेक्शन नहीं होता। होता है 5 साल में एक बार सामना, फिर हमारा उनका कनेक्शन नहीं होता। जो लीडरों को आदमी की शक्ल में ले आए, जो लीडरों को आदमी की शक्ल में ले आए, अफसोस ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं होता, अफसोस ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं होता। अंतिम लाइन, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, नारे भी लगाते, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, नारे भी लगाते, संसद की दीवारों पे रिएक्शन नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए इस बात को कि संसद की दीवारों पे रिएक्शन नहीं होता दोस्तों। और इस व्यक्ति पर भी हमारे कितने ही कहने का कोई रिएक्शन नहीं होता। हम बार बार कहते हैं ये आदमी कुंवारा है,
कहते हैं सब कवि कहते हैं क्यों नहीं शादी करता, भगवान जाने क्यों नहीं करता, इसे कर लेनी चाहिए। ये जब मेरठ की कॉलेज में पढ़ता था, लॉ की परीक्षा वहीं से पास की, वहीं प्रोफेसर भी हो गया। लॉ में पढ़ते हुए, कानून में पढ़ते हुए एक लड़की से इसका प्यार हो गया था, वो भी लॉ में पढ़ती थी। कानून की शिक्षा दोनों ने पास कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली। तो लड़की की सहेली ने कहा अब तो तुम उनसे शादी कर लो। लड़की ने कहा मैंने भी उनसे कहा था, पर उन्होंने कहा नहीं, पहले 1 साल प्रैक्टिस करेंगे फिर शादी करेंगे। आइए, अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस खाली लॉ की बात थी, कानून की बात थी। एक बार जोर से इनके सम्मान में कर्तव्य ध्वनि करें, हरिओम पवार। बस मैं ये सोच रहा हूं कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, जो वकील होंगे या वकालत करते होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि ये प्रैक्टिस वाली बात उनको पहले पता क्यों नहीं चली। ऐसे मेरे बारे में जो कुछ कह रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि वो सत्य नहीं कह रहे, तो ये ऐसा उनको लगेगा कि मैं उनके बड़ों की बात काट रहा हूँ। लेकिन मैं अपने बारे में बस यही कहता हूँ कि ये लोग मेरे कुंवारेपन से मैं आज तक नहीं समझा कि क्यों दुखी हैं। इसका मुझे एकमात्र एक कारण नजर आता है कि इन सब दुखी विवाहितों से मेरा सुख नहीं देखा जाता। आप सबका हाल देखिए, आप क्या हो रहा है। कोई धोती पर उतर आया है, कोई बाल। पहले ओमपाल लीडर जी मेरी तरह पैंट बुशर्ट पहनते थे, जब से विवाह हुआ है कुर्ता धोती पहनने लगे। मनहर जी का भी यही हाल हुआ, शैल जी का ये हाल होने वाला है। तो मैं ऐसे रहना चाहता हूँ। सुने आप, एक कविता सुन लीजिए, बहुत। आज के दिन रोशनी होगी दिल्ली में, झंडे उठाए जाएंगे। इस देश में एक चुनाव में करोड़ों रुपए के रेशमी कपड़े के झंडे बनाकर लहराए जाएंगे। लेकिन आज के दिन शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की सगी बहन दिल्ली की एक झोपड़ी में फटी हुई धोती पहनकर राहगीरों के झूठे चाय के कप धोएगी, एक वक्त की रोटी खाने के लिए। यह आपके देश में आज की स्थिति पर मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। बात सुने। पहली 4 पंक्तियों पर आपकी दाद चाहूंगा, आपका ध्यान चाहूंगा। उसके बाद मेरी बात आप ध्यान से चाहे मत सुनना, मेरी बात आप तक पहुंचेंगी। इस देश में ऐसा भी होता है। धीमी 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 चाल ये भूचाल ना हो जाए, धीमी धीमी चाल ये भूचाल ना हो जाए, हाथ की कलम कहीं कुदाल ना हो जाए, ये तिरंगा किसी का रुमाल ना हो जाए, ये तिरंगा किसी का रुमाल ना हो जाए, और व्यवस्था कहीं छिनाल ना हो जाए। धीमी धीमी चाल ये भूचाल ना हो जाए, हाथ की कलम कहीं कुदाल ना हो जाए, ये तिरंगा किसी का रुमाल ना हो जाए, और व्यवस्था कहीं छिनाल ना हो जाए। इसलिए लिखेंगे इंकलाब के लिए, इसलिए लिखूंगा इंकलाब के लिए, और मैं जलूंगा आफताब के लिए। धीमी धीमी चाल ये भूचाल ना हो जाए, बचपनों के पालने अभाव में जले। भूख पर 2 पंक्तियां सुनिए। मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा कुछ लिखा पढ़ा नहीं है। भूख पर केवल 2 पंक्ति कहना चाहता हूं। मावस का मतलब बिटिया को दुखिया मां ने यूं समझाया, मावस का मतलब बिटिया को दुखिया मां ने यूं समझाया, भूख की मारी रात अभागन आज चांद को निगल गई है। और एक शेर ये कहना चाहता हूं, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए मां ने फिर पानी पकाया देर तक। और इस एहसास से मैंने कविता उठाई, कृपया सुने। धीमी धीमी चाल ये भूचाल ना हो जाए, बचपनों के पालने अभाव में जले, बचपनों के पालने अभाव में जले, भूखी माँ की आंसुओं की गोद में पले, लाचारी की गोद में पले हुए हैं जो, दर्दों गम की आग में जले हुए हैं जो, वे कहाँ जाए कहो सुकून के लिए, काम नहीं है जवान खून के लिए। भूखे पेट भूख में चिल्लाने लगे तो, खाली हाथ पत्थर उठाने लगे तो, अरमानों का कुचलना जो नहीं रुका
तो पत्थरों का उछलना जो नहीं रुका तो दिल्ली के विचारों को बदलना पड़ेगा। नौजवान खून को मचलना पड़ेगा, नौजवान खून को मचलना पड़ेगा। कसमसाने सी लगी है ये वसुंधरा, मुरझाने लगा है ये चमन हरा भरा। खून के छींटे हैं भारती के भाल पर, मौत रो रही है हर जनों के हाल पर। महलों के लिए तो चांदनी कतार है, महलों के लिए तो चांदनी कतार है। शहीदों की चिताओं पे अंधकार है। भीड़ भाड़ वाली भीड़ भाड़ ना हो जाए, भीड़ भाड़ वाली भीड़ भाड़ ना हो जाए। यारों माँ का चीर चीर फाड़ ना हो जाए। इसलिए लिखेंगे इंकलाब के लिए और हम जलेंगे याफ्ता। और आगे जो कह रहा हूं वो कहने के लिए मैं घर से कह के निकलता हूं जहां जा रहा हूं, समय से लौट के नहीं आऊं तो उस शहर के थाने से मालूम कर लेना। और इतनी जोर से बोलूंगा मेरी आवाज गांधीनगर पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन आप सुने। इस धीमी धीमी चाल ये भूचाल ना हो जाए। पटना का जो प्रेस के लिए कानून था, पटना का जो प्रेस के लिए कानून था, अखबारों की आजादी का ताजा खून था। सामने जो ढहता हुआ सा मकान है, सामने जो ढहता हुआ सा मकान है। अच्छी तरह देख लो ये संविधान है। अरे गहरे नत्थु खैरे तंत्री हो गए, जेल में होना था जिन्हें मंत्री हो गए। अरे गहरे नत्थु खैरे तंत्री हो गए, जेल में होना था जिन्हें मंत्री हो गए। शासकों विरोधियों में फर्क क्या करें, शासकों विरोधियों में फर्क क्या करें। कोई फर्क ही नहीं है, तर्क क्या करें। खून से रोपे अंगूर खट्टे हैं सभी, एक थैली के ही चट्टे बट्टे हैं सभी, एक थैली के ही चट्टे बट्टे हैं सभी। नौकरशाही भी पाखंडी होने लगी है, बदतमीजी रण चंडी होने लगी है। लाल बहादुर की रात ठंडी ना हो जाए, लाल बहादुर की रात ठंडी ना हो जाए। और संसद कहीं सब्जी मंडी ना हो जाए। इसलिए लिखेंगे इंकलाब के लिए और हम जलेंगे याफ्ता। और एक छंद और पढ़ रहा हूं इस देश की झोपड़ी के समर्थन में। महिलाओं के खिलाफ बोलने का मेरा अधिकार देखें। जिंदा कौम झूठ की जयकार क्यों करें, जिंदा कौम झूठ की जयकार क्यों करें। दाद चाहूंगा इस एक पंक्ति पर। देखें बहुत इस देश की संस्कृति है, शहरों की संस्कृति और गरीब का आंसू। जिंदा कौम झूठ की जयकार क्यों करें, भीगी आंख सिंहासन को प्यार क्यों करें। पीड़ा पहरेदार है हमारे गांव में, भूख की जंजीर है हमारे पांव में। रोटी नहीं है हजार पेटों के लिए, क्या हुआ है गरीबों के बेटों के लिए। भूखे प्यासे रो रहे हैं पप्पू देश में, करोड़ों में खेलता है अपू देश में, करोड़ों में खेलता है अपू देश में। महलों के लिए सभी गुनाह कीजिए, महलों के लिए सभी गुनाह कीजिए। झोपड़ी की ओर भी निगाह कीजिए। होश और जोश में जता रहा हूं मैं, और मेरी दिल्ली को बता रहा हूं मैं। झोपड़ी का खून कोई पानी नहीं है, राजधानी कोई महारानी नहीं है, राजधानी कोई महारानी नहीं है। लोकतंत्र की खत्म कहानी ना हो जाए और जवानी का खून पानी ना हो जाए। इसलिए लिखूंगा इंकलाब के लिए और मैं जला हूं आफ्ताब। और अंतिम बात, अंतिम विशेष बात, और पहली दो पंक्ति विशेष ध्यान से। देश का ईमान बेईमान हो गया, देश का ईमान बेईमान हो गया। आदमी मकान से दुकान हो गया। गर्म हवा गांव गांव डोल रही है, कोयलू भी काऊ काऊ बोल रही है। बाढ़ की नदी में हम बहने लगे हैं, सांस के तारों को भोर कहने लगे हैं। न्याय की सुरक्षा की ये कैसी घड़ी है। इंदिरा जी को भी गोली खानी पड़ी है, इंदिरा गांधी को गोली खानी पड़ी है। बेड़ियों से गुंडागर्दी छूट रही है, पारा पारा होके धारा टूट रही है। सत्ता में जनता यकीन खोने लगी है।
डाकुओं की संभल ना हो जाए, राजनीति डाकुओं की संभल ना हो जाए, और मेरा पूरा देश चंबल ना हो जाए। इसलिए लिखी